resonance will occur. Second condition, at resonance Z will be minimum. Pardon? At resonance impedance will be minimum. Impedance of the circuit Z will be minimum. अगर वो बोले एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे Z मिनिमम हो रहा है, इम्पीडेंस मिनिमम है, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस. थर्ड, एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम. अगर कहे सर्किट में मैक्सिमम करंट है तब भी रेजोनेंस का केस होगा. हमने जिसको अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था. एंड फोर्थ, VL इक्वल्स टू VC हो जाए तब भी रेजोनेंस होगा. दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. ये भी अगर वो इक्वल दे दे तो भी रेजोनेंस होगा. तो राइट फ्यू कंडीशंस विच आर ओबेड एट रेजोनेंस. तो ये 4 पॉइंट हैं तुम्हारे पास. XL XC के बराबर. अच्छा, अब अगर तुम दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पूरे सर्किट में सेम करंट जाएगी. IXL इक्वल टू IXC और IXL होता है VL और IXC होता है VC. तो ये भी एक कंक्लूजन ड्रॉ हो गया. रेजोनेंस के टाइम पे इंपीडेंस मिनिमम और करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम. अब ये कंडीशंस हो गई. आफ्टर दैट राइट डाउन, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, at the time of resonance I told you XL XC के बराबर होगा and as Z is equal to LCR सर्किट का इंपीडेंस होता है दिस वन, और ये दोनों इक्वल हैं. रेजोनेंस के टाइम पे तो ये 0 हो जाएगा और इम्पीडेंस मिनिमम जो आएगा वो R होगा. इससे कम नहीं हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू कभी निगेटिव होगी नहीं. दोनों इक्वल हैं, 0 हो जाएगी तो ये मिनिमम इम्पीडेंस होगा सर्किट का. अब यहां पे एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस. चाहो तो क्वेश्चन यहां लिख लो, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस. ये सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया 1 मार्क में. व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस. तो रेजोनेंस पे LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो R के ही इक्वल हो जाएगा. तो क्या आंसर लिख दोगे, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. नाउ कमिंग टू करंट पार्ट. करंट जो होती है I इज इक्वल टू V बाई जेड होता है और Z यहां पे मिनिमम है रेजोनेंस के टाइम पे, तो करंट ऑब्वियसली मैक्सिमम हो जाएगी. रेजोनेंस के टाइम पे इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी और ये मिनिमम इंपीडेंस R के इक्वल होता है. तो कभी भी रेजोनेंस का केस हो एंड यू हैव टू फाइंड द करंट, तो V बाय R भी लग जाएगा रेजोनेंस के टाइम पे, या V बाय जेड लगाओगे और जेड जब निकालोगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, R के बराबर ही आएगा. नेक्स्ट लाइन में
दिस रेजोनेंस विल अकर एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसीज पे ये रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं होगा। दिस रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। That frequency is known as resonance frequency, FR। ये जो रेजोनेंस है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही अकर करेगा एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे और एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ω/c। एक्सएल का फॉर्मूला तुम्हें हर समय याद होना चाहिए, एक्सी का फॉर्मूला तुम्हें हर समय याद होना चाहिए। और एलसीआर सर्किट के जो 3 फॉर्मूले हैं, नेट वोल्टेज और इम्पीडेंस और फेज एंगल, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये एक्सएल का ये फॉर्मूला, एक्सी का ये फॉर्मूला। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर 1/LC आ गया। ओमेगा तो अगर कभी तुम्हें एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये 1/√LC हो जाएगा। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर पूछ लेता है तो फिर ओमेगा बताओगे। 1/√LC जो हम बता रहे थे कि उसने आंसर एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे दिया था। और इस ओमेगा की जगह लिखोगे 2πf। 1/√LC, so resonance frequency formula comes 1/2π√LC। तो अगर उसने फ्रीक्वेंसी पूछी और कहा करंट सर्किट में मैक्सिमम है तो उसका मतलब तुम्हें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो नाम नहीं लेगा, वो ये नहीं कहेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो। वो तुमसे ये बोलेगा कि सर्किट में करंट मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी एसी की क्या है, दैट विल बी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इफ यू हैव टू फाइंड, you will use this formula। at this frequency सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी और इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम होगा। देन नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज यूज्ड in tuning टीवी एंड रेडियो चैनल्स। ये जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का फिनोमिना आया है, इसका अगर यूज पूछे तो यूज इसका होगा इन ट्यूनिंग रेडियो एंड टीवी चैनल्स। ये जो तुम स्विच प्रेस करके चैनल चेंज करते हो, that is based on this phenomena of electrical resonance। now what happens, जो ट्यूनर सर्किट होगा, ट्यूनर सर्किट टीवी में लगा होता है, ये दिस इज इनसाइड द टीवी ट्यूनर सर्किट that basically consists of inductor coil and capacitor। बाकी और भी सर्किट होंगे करंट मॉडिफाई करने के लिए और ये सब के लिए, लेकिन जो बेसिक है वो हम लेंगे यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर।
वन ऑफ दीज टू विल बी वेरिएबल, मतलब इनमें से दो में से कोई एक चीज की वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। तो इस ट्यूनर सर्किट की एक फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π√LC। इस ट्यूनर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी हुई दैट विल बी गिवन बाय 1/2π√LC। डिफरेंट टीवी चैनल्स DD1, DD2, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, डिफरेंट चैनल्स आर अलॉटेड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो वेव पे मैसेज सिग्नल को ओवरलैप करा के दे ट्रांसमिट एंड ईच चैनल इज अलॉटेड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। DD1 को जो अलॉटेड फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी का वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। DD2 किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, ESPN किसी और का। नाउ सपोज DD1 को अलॉटेड है 9 गीगाहर्ट्ज, गीगा का मतलब 10⁻⁹ हर्ट्ज। DD2 को 9.1 अलॉटेड है, ESPN को 9.2 अलॉटेड है एंड स्टार स्पोर्ट्स 9.3। और इन सबके सिग्नल तुम्हारे टीवी तक पहुंच रहे हैं। जितने भी चैनल हैं तुम्हारे सब अपने अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और तुम्हारे टीवी तक सारे चैनल्स के आ रहे हैं सिग्नल्स। नाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल will match with the frequency of this tuner circuit, then current for this signal will be maximum and that particular channel will be on the display. अब मान लो तुमने जब स्टार्टिंग ली तो इसको सॉल्व किया तुमने, L और C की वैल्यू रखी यहां पर एंड यू गेट 9 गीगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब DD1 के सिग्नल के लिए करंट सर्किट में मैक्सिमम है। DD1 सिग्नल के लिए करंट मैक्सिमम है तो तुम्हारे टीवी पे डिस्प्ले में DD1 आएगा। DD1 यू कैन सी बट यू विल नॉट लाइक DD1, नोबडी सीज DD1। तो तुमने उसकी नॉब को रोटेट कराया और कैपेसिटेंस की वैल्यू को स्लाइटली डिक्रीज किया। जब C डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये 9 से चेंज होके 9.1 हो गई अब फ्रीक्वेंसी। तो अब जो रेजोनेंस होगा वो इस वाले 9.1 इसके सिग्नल के लिए होगा। तो इसके सिग्नल की करंट मैक्सिमम होगी DD2 की एंड नाउ DD2 विल बी ऑन डिस्प्ले। फिर DD2 भी तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, न्यूज आ रही होगी। देन यू विल फर्दर डिक्रीज, रोटेट द नॉब एंड डिक्रीज द कैपेसिटेंस फर्दर। और अब C इतना डिक्रीज कर दिया कि फ्रीक्वेंसी 9.2 आने लगी। तो अब ESPN के सिग्नल के लिए करंट सर्किट में मैक्सिमम हो गई क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो ESPN पे बढ़िया फुटबॉल मैच आ रहा है, यू विल लाइक इट एंड यू विल स्टे ओवर देयर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाउ द ट्यूनिंग इज डन, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, नो? नो सर, नो। सो दिस phenomena of electrical resonance is used for tuning TV and radio channels. Now here we are again taking two very important graphs. बहुत ही important ग्राफ हैं। दो ग्राफ हम पहले बता चुके हैं इस AC सर्किट में। एक एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, दैट वाज स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। XC और फ्रीक्वेंसी का दैट कर्व वी हैव ऑब्टेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विद
frequency of AC for LCR circuit. LCR circuit में how the impedance will vary with frequency of AC. अगर AC की frequency को change करो then how the impedance will be changing. ये ग्राफ आ जाता है अक्सर एग्जाम में. Here you will plot, ये कर लेते हैं, here Z impedance and here frequency. This type of graph you will be getting. थोड़ा सिमेट्री रहेगी इसमें. And this is a frequency. ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे इम्पीडेंस सर्किट का मैक्सिमम मिनिमम हो गया. इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इम्पीडेंस मिनिमम है, बाकी अदर फ्रीक्वेंसीज के लिए मिनिमम नहीं है. व्हाट दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज. एलसीआर सर्किट में वो फ्रीक्वेंसी जिसपे इम्पीडेंस मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. So this point you will mark here resonance frequency. ये resonance frequency हो गया जिस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस सर्किट का मिनिमम होगा. एंड कैन यू टेल व्हाट इज दिस वैल्यू. ये तुम्हारा Z मिनिमम हो गया. एंड हाउ मच विल बी दिस वैल्यू. This will be equal to R. This is Z minimum, that is equal to R. At resonance जो impedance की वैल्यू होती है वो resistance के इक्वल होती है. So this is the graph for variation of impedance with frequency of AC. देन दूसरा ग्राफ इसमें बनेगा वेरिएशन ऑफ करंट. ठीक से देख लेना कौन सा ग्राफ पूछा गया है. वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर एलसीआर सर्किट. आई वर्सेस एफ ग्राफ. So here we take current, here frequency, and this type of graph you will be getting. And the frequency at which current is maximum, that is resonance frequency. तो ये ग्राफ हो गया I वर्सेस F. और इसी का रिवर्स कर दोगे तो वो Z वर्सेस F. Anybody has any problem? Tell me. इतने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नाउ वी आर टेकिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द कंडीशन ओबेड एट रेजोनेंस. ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. नाउ इन फ्रॉम द बुक वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 44. सर 31 बता दीजिए एक बार. अभी बता देते हैं. 44 दिव्यांशी तुमने शायद पूछा था. 44 यस सर. yes 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीग्राफ वायर. You can write the question if you don't have the book.
200 kilometer long telegraph wire has capacitance of 0.014 microfarad per kilometer. If it carries an AC of 5 kilohertz, what should be the inductance required to be connected in series so that impedance is minimum? कुछ दिमाग में जाना चाहिए. You have 200 kilometer long telegraph wire and this is offering a capacitance जिसकी वैल्यू है 0.014 माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर. That means 1 kilometer length of wire offers a capacitance of 0.014 microfarad. तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा ऑफर्ड बाय द वायर 0.014 इंटू 200. इस चीज पे ध्यान दो. ही इज सेइंग 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर offers a capacitance of 0.014 microfarad and the wire total length is 200 kilometer, so it will offer this much microfarad capacitance. Frequency of AC is given 5 kilohertz, तो 5000 hertz कर दो इसको. 5 kilohertz का मतलब 5000 hertz. What should be inductance required? L निकालना है to be connected in series so that impedance minimum. बताओ भाई क्या दिमाग में गया तुम्हारे? Impedance minimum. XL is equals to XC. Impedance minimum, that is the case of resonance. Resonance. और